यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम देखेंगे अब ब्रिटिश कंपनी। अभी हमने पुर्तगाल का देखा, फिर डच आए, अब डच के बाद ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद देखेंगे फिर डेनिस जो डेनमार्क से आए थे, फिर फ्रांसीस भी आए, फ्रांस की कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में आया और इन जितने भी यूरोपीय देश हैं, पुर्तगाल, डच मतलब नीदरलैंड आज का, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, इन सब में देखेंगे कि फाइनली ब्रिटिशर्स ही यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। तो ब्रिटिशर्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनी भारत में आया और किस तरह से यहाँ वो व्यापार के उद्देश्य से आया था, लेकिन बाद में राजनीति भी करने लगा और राजनीतिक वर्चस्व भी हासिल कर लिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप में जब भौगोलिक खोज शुरू हुई तो उस समय पुर्तगाल समुद्री शक्ति में काफ़ी अपने आप को शक्तिशाली बना लिया था समुद्री क्षेत्र में, नौसेना में। लेकिन ये बादशाहत, जो समुद्री बादशाहत पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1588 ईस्वी में ब्रिटिश नौसैनिक कमांडर विलियम ड्रैक ने पुर्तगीज स्पेनिश आर्मेडा को परास्त कर दिया और ये माना गया कि अब इस घटना के बाद, है ना, ईयर 1588, जब ब्रिटिशर्स ने स्पेनिश आर्मेडा, पुर्तगाली स्पेनिश आर्मेडा जहाज को परास्त किया समुद्र में, तो इस घटना के बाद ब्रिटिश नौसेना समुद्र में अपनी बादशाहत स्थापित कर दिया, अर्थात पुर्तगालियों को पछाड़ दिया। लेकिन यूरोप में इस समय भी, यूरोप के अधिकतर व्यापार में देखेंगे तो यूरोप के अंदर पुर्तगालियों का, डचों का ही वर्चस्व था। यह वर्चस्वता ब्रिटिश व्यापारियों को कहीं ना कहीं खल रहा था। तो अंततः ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर तय किया कि हमें भी वह वर्चस्वता, वह व्यापारिक सुविधाएं हासिल करना है जो पुर्तगाली और डच ने प्राप्त किया, अर्थात पूर्व की ओर व्यापार में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से सन 1599 में, ईयर 1599 में, कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक निजी कंपनी, एक शेयर होल्डिंग कंपनी जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, इन सब ने मिलकर ईयर 1599 में कंपनी स्थापित किया, ब्रिटिश कंपनी। उस कंपनी का नाम है गवर्नर्स एंड कंपनी, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो कंपनी स्थापित किया वो ईयर 1599 में, कंपनी का नाम था गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी स्थापित किया था ईयर 1599। जैसे कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, एक्चुअली में वो यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो ये है। इसी ने भारत के साथ व्यापार और फिर भारत में अधिकार भी किया। हाँ, इस कंपनी का नाम बाद में और भी चेंज होता है, हम देखेंगे जब दूसरी कंपनी के साथ विलय होता है। तो गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कब बनी है? 1599। लगभग कुछ व्यापारियों ने, ब्रिटिश 125 व्यापारियों ने मिलकर पैसे लगाए, इसमें इन्वेस्टमेंट किया। एक तरह से आज की जो शेयर होल्डिंग कंपनी होती है उसी तरह का, मतलब इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। और इसी कंपनी को 31 दिसंबर ईयर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक चार्टर दिया, अर्थात अधिकार पत्र। और यह अधिकार पत्र क्या दिया? तो पूर्व की ओर
व्यापार का एकाधिकार। कितने समय के लिए? तो 15 वर्ष के लिए यह एकाधिकार दिया। पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। किसको? इस कंपनी को। किसने दिया? ब्रिटिश क्राउन, जो इस समय थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम फर्स्ट, उसने यह अधिकार दिया कि पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार। कितने समय के लिए? 15 वर्ष के लिए। अब यह कंपनी पूर्व की ओर अर्थात भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्व की ओर का मतलब समझना है कि जो केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका का जो दक्षिणतम हॉर्न है, उसके पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार। केप ऑफ गुड होप के बाद देखेंगे तो अरब सागर और भारत और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इन्हीं देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। ये ध्यान रखना है, कंपनी को क्या मिला है? एकाधिकार। अब कितने समय के लिए एकाधिकार मिला? 15 वर्ष के लिए, है ना। मोनोपोली मतलब दूसरी ब्रिटिश कंपनी को यह सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब पूर्व की ओर व्यापार करने का अधिकार अन्य किसी कंपनी को नहीं दिया जाएगा एटलीस्ट 15 साल के लिए, ठीक है। तो यह अधिकार मिला। अब कंपनी पूर्व की ओर व्यापार करेंगे। कंपनी, इस कंपनी ने, है ना, ऐसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल नाम है इसका गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी ने अपना शुरुआत में देखें तो व्यापार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश अर्थात इंडोनेशिया, आज का जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मलेशिया वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपना रुचि दिखाया। और इसी उद्देश्य से सन 1601 में एक व्यापारिक जहाज भेजा। फिर सन 1603 में भी अपना एक व्यापारिक जहाज भेजा। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया क्षेत्र। लेकिन यहां इनको असफलता मिली, यहां इनको सफलता नहीं मिला कि यहां व्यापार मतलब यहां से सामान खरीदेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया क्षेत्र से मसाले। एक्चुअली मसाला खरीदना ही था इनको, क्योंकि यूरोप में इस समय मसाले की बहुत ज्यादा डिमांड था। लेकिन उन मसालों पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मसालों पर इस समय पुर्तगाल और डचों का डोमिनेंसी था। तो वहां पहले से यूरोपीय देशों की कंपनियां व्यापार कर रहे हैं और अंग्रेज भी वहीं पहुंच गया, तो अंग्रेजों को सामना करना पड़ा यूरोपियन कंपनियों के साथ से, पुर्तगाल और डचों से। तो वहां उसे सफलता नहीं मिली, तो वो चले गए। फिर अब ये कंपनी स्थापित तो हो गई थी, अब ये कैसे करें व्यापार? तो इन्होंने इस कंपनी के जो डिसीजंस मेकर थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दक्षिण पूर्वी एशिया देश क्यों, हम भारत में ही व्यापार करते हैं, भारत के साथ ही व्यापार करते हैं। तो इसी उद्देश्य से, है ना, कि भारत में व्यापार करना है, तो इसी उद्देश्य से सन 1608 ईस्वी में एक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर आता है और उस जहाज का कैप्टन है कैप्टन विलियम्स, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इसके साथ एक और व्यापारी था, विलियम फिंच। विलियम फिंच भी इसके साथ है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के तट पर आता है और ये कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ये जो कंपनी है, इसी का प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और ये विलियम हॉकिंस इस समय जो ब्रिटिश क्राउन है, इस समय एलिजाबेथ मर चुकी थी और उसका उत्तराधिकारी हुआ था, इस समय ब्रिटिश क्राउन था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट ने इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स फर्स्ट से अप्रोच किया कि भाई देखो, हमें एलिजाबेथ ने, है ना, 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया है, तो हमें इस एकाधिकार को आप बढ़ा दो। तो जेम्स फर्स्ट ने सबसे पहले जो किया कि उस व्यापारिक एकाधिकार को जो 15 वर्ष के लिए दिया था, उसको असीमित समय के लिए, इसी समय 1508 में असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया, इन्फिनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। कब? 1608 की बात कर रहा हूं। जेम्स फर्स्ट ने उस एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को असीमित समय के लिए एक तो एक्सटेंड कर दिया, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जेम्स
प्रथम ने मुगल बादशाह अकबर के नाम एक पत्र भी लिखा कि ये कंपनी और ये कंपनी का जो प्रतिनिधि है वो हमारे देश के हैं, तो आप इन्हें कुछ व्यापारिक सुविधा प्रदान करना। तो मतलब विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, लेकिन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि, और उस पत्र में बादशाह अकबर का नाम था। मतलब इनको पता ही नहीं था इस समय कि बादशाह अकबर अब मुगल बादशाह नहीं है। बादशाह अकबर तो 1605 में ही मर गया, जहांगीर मुगल बादशाह है। तो इस समय कम्युनिकेशन गैप कितना था आप समझ सकते हो, उस टाइम ग्लोबलाइजेशन। तो जेम्स प्रथम का लेटर लेकर आया था ये अनुशंसा पत्र कि भाई हमें अप्रोच लेकर आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचा आगरा। जहांगीर इस विलियम हॉकिंस से काफी प्रभावित हुआ था। जहांगीर कैप्टन विलियम हॉकिंस से काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि ये कैप्टन विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा जानता था। तो जहांगीर उससे काफी इंप्रेस हुआ था कि एक विदेशी यूरोपियन हमारी भाषा जानता है, हमारे जो मूल भाषा है तुर्की, उससे परिचित। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने स्वागत किया, उसको एज ए गेस्ट दरबार में। कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था, राजा की भी उपाधि दिया कि भाई आप तो राजा हो हमारे, खान की भी उपाधि दिया। और तो और जहांगीर ने अपने जन्म दिवस पर कैप्टन हॉकिंस को शामिल भी किया। मतलब काफी मान सम्मान मिला था कैप्टन हॉकिंस को, लेकिन वो नहीं मिला जिस उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आया था। उद्देश्य क्या था कि कुछ सुविधाएं हमें दो, व्यापार के लिए हम व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन जहांगीर ने यह सुविधा देने से मना कर दिया। मतलब विलियम हॉकिंस जिस उद्देश्य से आया था वह असफल रहा, वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। कैप्टन हॉकिंस काफी समय तक मुगल दरबार में रहा, 1608 से लेकर 1611 तक मुगल दरबार में, लगभग 3 साल तक मुगल दरबार में। लेकिन जहांगीर ने वह सुविधा नहीं दिया जिस उद्देश्य, जिस सुविधा के लिए कैप्टन हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसलिए यह सुविधा देने से मना कर दिया क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर पहले से ही पुर्तगालियों को व्यापार करने का एक तरह से अधिकार दे रखा था कि व्यापार आप कर सकते हो, अनुमति दे रखा था। अधिकार तो क्या, अनुमति। तो मुगल बादशाह को ऐसा लगता था कि अगर हम दूसरी कंपनी को भी अनुमति देते हैं भारत में व्यापार करने के लिए, भारत के अंदर, तो हो सकता है ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आपस में और फिर लड़ेंगे, फिर हम हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में अशांति फैलाएंगे। इसलिए जहांगीर ने सुविधा देने से ईस्ट इंडिया कंपनी को, विलियम हॉकिंस को मना कर दिया। तो विलियम हॉकिंस के साथ विलियम फिंच भी आया था, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है। विलियम फिंच ये भी एक व्यापारी था, ये साथ में था, लेकिन बाद में विलियम फिंच काफी घूमा भी भारत में। विलियम फिंच ये एक ऐसा यूरोपीय व्यापारी जो हॉकिंस के साथ भारत तो आया था, लेकिन इसने अनारकली, जो जहांगीर अनारकली का जो प्रेम कहानी है, उसको इसने जिक्र किया अपने यात्रा वृत्तांत में। इसने कहा कि भाई जहांगीर को अनारकली से प्रेम संबंध था। मतलब इसने उस घटना को उजागर किया जो कि अकबर के समय की बात है। सलीम जब राजकुमार था तब अनारकली उसके जीवन में आया था। तो अबुल फजल जो अकबरनामा लिखता है उसमें वो अनारकली का जिक्र कहीं नहीं करता है, शायद डर से, बादशाह अकबर के डर। लेकिन बादशाह अकबर के बाद ये जहांगीर के समय ये आया था और इसने अनारकली की बात को पहली बार मेंशन किया। तो विलियम फिंच, और फिर बाद में देखेंगे टॉमस रो के साथ भी एक पादरी आता है एडवर्ड टेरी, वो भी अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी को जिक्र करता है। ठीक है, तो विलियम फिंच भी आया था। तो इस तरह से जहांगीर को कोई विलियम हॉकिंस को कोई सफलता नहीं मिली, जहांगीर ने इनको कोई व्यापारिक सुविधा नहीं दिया। ठीक है, विलियम हॉकिंस। अब देखो कि इस समय कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह से अप्रोच भी कर रहा है कि हमें सुविधा दो, और दूसरी तरफ वो व्यापार के लिए भारत में प्रयास भी कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं, इसी समय की बात है, सन 1611 ईस्वी,
में ब्रिटिश कंपनी, इस कंपनी ने मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जो भी कह लें, जो पूर्वी तट है हमारा, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश, वहां उसने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री है ना या व्यापारिक कोठी स्थापित कर दिया, कोठी स्थापित कर दिया मुसलीपट्टनम में। और इस समय सूरत में भी ये प्रयास कर रहा था। और इस समय ये सूरत में भी व्यापार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पुर्तगालियों के साथ प्रतिस्पर्धा चल रहा था। और इसी प्रतिस्पर्धा के दौरान इसी समय या 1612 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। क्या बात हो गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल की जो यहां व्यापारिक गतिविधियां थी, जो व्यापार कर रहा था, तो पुर्तगाली व्यापारियों को, पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली या 1612। स्वाली सूरत के पास ही एक जगह है स्वाली। तो सूरत में व्यापार, सूरत इस समय आप हम जानते हैं सूरत व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहां से मुगल बादशाह को काफी रेवेन्यू, राजस्व प्राप्त होता था। तो सारी जो भी विदेशी कंपनी आते थे विदेशी, वो सूरत पर, तो पुर्तगालियों का पहले से ही वहां वर्चस्व था, अंग्रेज भी वहां पहुंच गए और फिर इनमें आपस में संघर्ष और फाइनली बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें कैप्टन मिडिल्टन, ब्रिटिश कंपनी के कैप्टन थे, कैप्टन मिडिल्टन और वेस्ट ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। कैप्टन मिडिल्टन और वेस्ट की इनकी जो सेना थी, उसने पुर्तगाली सेना को परास्त कर दिया। इसी युद्ध के बाद, इसी पराजय के बाद पुर्तगालियों का भारत में जो व्यापारिक वर्चस्व था वो अब समाप्त होगा, अब वो खत्म हो जाएगा और भारत में उसका स्थान लेगा अंग्रेज। तो देखो, पुर्तगालियों को दो बहुत बड़ा एक तरह से चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पूर्व के व्यापार में जो वर्चस्वता थी वो समाप्त किया, वो खत्म हुआ। और वो खत्म किया किसने? अंग्रेजों ने। वो दो घटना कौन सी थी? एक तो 1588 जब अंग्रेजों ने पुर्तगाली आर्मेडा, स्पेनिश आर्मेडा जहाज को ध्वस्त किया था समुद्र में, और दूसरा ईयर 1612 स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली। इसमें ये सूरत के पास ये युद्ध लड़ा गया था पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। इस युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। कैप्टन मिडिल्टन और वेस्ट इस समय अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किया था और पुर्तगालियों को परास्त। इसी युद्ध के बाद पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया भारत में। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि जहां भी पुर्तगालियों का व्यापारिक कोठियां थी, सूरत हो या अन्य सभी क्षेत्र में, अंग्रेजों ने वहां अपनी कोठी स्थापित कर दिया और पुर्तगाली कोठियों को लूट लिया या छीन लिया। इसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों का धीरे धीरे। तो ईयर 1612, इस घटना ने मुगल बादशाह को भी चौंका दिया कि अभी तक भारत में पुर्तगालियों का व्यापार में वर्चस्वता प्राप्त थी, व्यापार कर रहा था, उससे पुर्तगालियों से मुगल बादशाह को काफी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया, तो मतलब अब हमें अंग्रेजों को सहयोग करना होगा, अंग्रेजों से हमें, क्योंकि सहयोग करेंगे तो ही हमें राजस्व प्राप्त होगा। तो इस घटना के बाद मुगल बादशाह का अंग्रेजों के प्रति रुख बदल जाएगा। ठीक, तो इसी घटना के बाद हम देखते हैं, इसी समय अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री डाल दिया। इसी समय अंग्रेजों ने सूरत में, इस घटना के तुरंत बाद अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री तो डाल दिया, फैक्ट्री डाला है, लेकिन इसको ऑथराइजेशन, इसको मान्यता अब मिलेगा इस घटना के बाद। कैसे मिलेगा? तो अगला जो ब्रिटिश प्रतिनिधित्व आएगा, अगला ब्रिटिश प्रतिनिधित्व आया था ईयर 1615। कौन था? सर थॉमस रो। थॉमस रो ये भी 1615 to 18 मुगल दरबार में रहा था, सर थॉमस रो। इसके साथ एक पादरी भी आया था,
थॉमस रो के साथ। एडवर्ड टेरी ये पादरी है। तो थॉमस रो आया था। थॉमस रो देखो, ये जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि के रूप में आया था और जेम्स फर्स्ट का एक पत्र लेकर आया था, लेकिन थॉमस रो सीधे जेम्स प्रथम का ही प्रतिनिधि बनकर आया था। मतलब इसको यूं कि जेम्स प्रथम ने ही भेजा था ना, यूं जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था, जेम्स फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था भारत में। तो मुगल दरबार में पहुंचा ये सर थॉमस रो, और जब मुगल दरबार में पहुंचा तो फाइनली इसको वो सुविधा मिल गई जो कैप्टन विलियम हॉकिंस को नहीं मिल पाया था। अर्थात जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति, जो कि खोल चुका था पहले, तो अब अनुमति मिल गई। इसके अलावा अहमदाबाद, भरूच, यहाँ भी इसे व्यापार करने का अनुमति मिल गया ईस्ट इंडिया। तो फाइनली सर थॉमस रो को वो सफलता प्राप्त हुई जो विलियम हॉकिंस को नहीं मिला था। तो इस तरह से अब अंग्रेज भारत में व्यापार करें, भारत में मुगल बादशाह अनुमति भी मिल गई, जहांगीर ने। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार का विस्तार, और इस समय मुगल बादशाह भी इनसे खुश थे, क्योंकि मुगल बादशाह को इनसे काफ़ी राजस्व प्राप्त होता था, शुल्क देते थे, वो भी सोने के रूप में, क्योंकि ये व्यापारी, यूरोपियन व्यापारी इस समय भारत में सोना लाता है, गोल्ड, बुलियंस, और बदले में वो यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद कर ले जाता है जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मसाला, वस्त्र, अफीम, सोरा सॉल्ट पीटर, जैसे बारूद बनती, तो वो सब। इस बीच अभी तक देखो तो ये पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में सक्रिय था। इस समय दक्षिण भारत में गोलकुंडा, हम जानते हैं गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य था, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर भी इस समय स्वतंत्र था जहांगीर के साथ। अहमदनगर को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1636 में मुगल साम्राज्य में। तो गोलकुंडा के राजा ने, गोलकुंडा के जो राजा थे, कुतुबशाही राजा, उसने अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गोल्डन फरमान दिया था, स्वर्ण फरमान, गोल्डन फरमान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजों को किस राजा ने या गोलकुंडा के शासक ने किस व्यापारिक कंपनी को फरमान दिया था, गोल्डन फरमान। तो 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान मिला था, किससे? तो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों से। और इसमें क्या था, तो सिर्फ 500 पैगोडा मुद्रा है, 500 पैगोडा की एवज में, है ना, 500 पैगोडा दो, और इसके एवज में चुंगी मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई। 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के एवज में गोलकुंडा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का सुविधा गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को दिया। तो ये एक सुविधा मिल गई। फिर ईयर 1633, 1633, अब उत्तर भारत में पहली बार उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापारी कोठी स्थापित किया वो था बालासोर। बालासोर आज उड़ीसा में, इस समय बंगाल का अंग था उड़ीसा। तो उड़ीसा में नहीं, इस समय उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत, तो उड़ीसा में बालासोर। तो उत्तर भारत में ध्यान रखना, उत्तर भारत में पहला व्यापारी कोठी अंग्रेजों ने कहां स्थापित किया, तो बालासोर, है ना, ये लिख देता हूं, उत्तर भारत में पहला व्यापारी कोठी बालासोर। ऐसे उत्तर तो नहीं कह सकते, बस पूरब साइड में उड़ीसा में बालासोर। अभी तक पश्चिम में सूरत और दक्षिण में हमने देखा था पूर्वी तट पे मुसलीपट्टनम, अब बालासोर में भी। सन 1639, ईयर 1639,
चंद्रगिरी के राजा। देखो चंद्रगिरी कौन सा रियासत था? तो चंद्रगिरी विजयनगर के ही वंशजों ने, जब विजयनगर खंडहर में बदल गया बंदीहट्टी और राक्षस तगड़ी के युद्ध के बाद, विजयनगर का पतन शुरू हो गया, कमजोर हो गया, तो विजयनगर के वंशजों ने ही चंद्रगिरी से शासन करना शुरू किया था। तो चंद्रगिरी में विजयनगर के ही वंशज शासन करते थे। तो चंद्रगिरी के राजा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया था? तो फ्रांसिस डे, इसी ने मद्रास को विकसित किया था, फ्रांसिस डे। तो मद्रास को चंद्रगिरी के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था मद्रास। कब? यह 1639 फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थान। यही मद्रास फिर अंग्रेजों का एक प्रमुख केंद्र बनता है। इसी मद्रास में इसने अंग्रेजों ने एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में जो इनका किला था उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फ्रांसिस डे ने इस किले का निर्माण। हालांकि इस समय सारे व्यापारिक गतिविधियां सूरत से ही अंग्रेज रेगुलेट कर रहा था। मद्रास प्राप्त हो गया। फिर ईयर 1651, इस समय बंगाल मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा सूबा था और इस सूबे का सूबेदार था शाह शुजा। तो शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में व्यापारिक फैक्ट्री, है ना, हुगली में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया। तो बंगाल में पहला व्यापारिक फैक्ट्री हुगली, ईयर 1651। और इसी समय शाह शुजा ने ईयर 1652 शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक व्यापारिक सुविधा दिया था। वो सुविधा क्या था? शाह शुजा ने दिया था, है ना। ये दोनों ही शाह शुजा इस समय बंगाल का सूबेदार, औरंगजेब का भाई, औरंगजेब का भाई, औरंगजेब का प्रतिद्वंदी, जो उत्तराधिकार युद्ध में हम देखते हैं दारा सिकोह, शाह शुजा। तो शाह शुजा पहले तो 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अनुमति दिया। दूसरा, शाह शुजा ने 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के एवज में संपूर्ण बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार, कि 3000 रुपए वार्षिक शुल्क दो और बंगाल में आप चुंगी मुक्त व्यापार करो। यह सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो इस सुविधा से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के जो देसी व्यापारी थे उनसे इनको वरीयता मिल गई। क्योंकि बंगाल के व्यापारियों को बंगाल में अलग अलग, क्योंकि ये देखो चुंगी एक बहुत बड़ा कष्टदायक कर था व्यापार के में, एक बहुत बड़ा बाधा था व्यापार में। बंगाल एक सूबा है, वहां भी आप देखोगे बंगाल में अगर सामान इधर से उधर ला रहे हो तो कई चुंगी नाका है, आपको वहां चुंगी देना पड़ता। तो इसमें एक तो समय खराब, दूसरा पैसे भी बहुत ज्यादा चुंगी के रूप में जाता था। तो ये चुंगी सभी को देना पड़ता था, चाहे विदेशी हो चाहे देसी व्यापारी हो। लेकिन अंग्रेजों को देखो यहां तो फायदा मिला कि भाई सिर्फ साल में एक बार 3000 रुपए चुंगी देना, और कहीं भी अंग्रेजों को चुंगी देने के लिए मजबूर नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा सुविधा बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेजों को दिया। तो अब बंगाल में इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी अन्य व्यापारियों के तुलना में, और इनकी ये व्यापार में काफी बढ़त ले लेंगे और काफी अच्छा खासा मुनाफा ये कमाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो बंगाल में देखें तो इनकी बहुत अच्छी स्थिति होने लगी। अब इनको लगने लगा अंग्रेजों को कि इससे तो हम अब, है ना, काफी पैसे हमारे पास है, तो हम अब मुगल शासकों से भी पंगा ले सकते हैं। और जैसे जैसे इनकी प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके लालच भी बढ़ता जा रहा था कि अब तो हमें जबरदस्ती, है ना, जोर जबरन व्यापार करना होगा, गलत सही सब कुछ करना होगा। तो अब सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे के साथ साथ शक्ति, तलवार का भी सहारा लेना होगा। इस समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे के सदस्य थे जेसुआ चाइल्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जेसुआ चाइल्ड ने, जो इस समय सूरत प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे अभी आएगा देखेंगे, कि वो लेटर लिखता है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में, है ना, व्यापार, दोनों साथ साथ करना पड़ेगा, मतलब व्यापार और युद्ध साथ। इतने अच्छी दशा में आ गया था ईस्ट इंडिया। और इनको एक और, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और फैसिलिटी कब मिली, जब बॉम्बे प्राप्त हुआ। बॉम्बे कैसे प्राप्त हुआ, तो ईयर 1661 में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स की मैरिज हुई थी पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन बर्गिंजा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बर्गिंजा से ब्रिटिश राजकुमार की शादी हुई। और इस शादी में, इस मैरिज में, पुर्तगाल के राजा ने बॉम्बे, जिसको पुर्तगाल ने बसाया था एक तरह से, वो प्रिंस चार्ल्स को डॉरी में दे दिया, दहेज में दे दिया, है ना। बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज में मिला था, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश राजकुमार को, ब्रिटिश राजा को, है ना, दहेज में मिला था, दहेज में, डॉरी में मिला था। अब ब्रिटिश राजा इस बॉम्बे का क्या करेगा वो, तो ब्रिटिश राजा ने इस डॉरी, ये जो बॉम्बे था, उसको ईयर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड में, है ना, मात्र 10 पाउंड में बेच दिया कि तुम ले लो, एक टोकन अमाउंट, भाई हमने बेचा है, कुछ तो अमाउंट दिखाना होगा। 10 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिल गया ईयर 1668, 10 पाउंड बॉम्बे मिला। तो बॉम्बे इस तरह से मिल गया। अब सूरत, बॉम्बे, उधर मद्रास, तो लेकिन व्यापार अधिकतर इसका जो आंतरिक व्यापार में देखें तो वो बंगाल में इस समय, तो इस समय बंगाल में भी इसी तरह की कुछ और सुविधा प्राप्त करने का प्रयास। ईयर 1681 में इस समय बंगाल का सूबेदार था औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान। शाइस्ता खान वही जिसको शिवाजी ने सबक सिखाया था, अंगूठा ही काट लिया था, वही शाइस्ता खान। इस शाइस्ता खान ने वापस शाह शुजा ने जो सुविधा दिया था, अर्थात वही 3000 रुपया वार्षिक, उसको रिपीट कर दिया कि भैया तुम्हारे 3000 रुपया वार्षिक दो शुल्क और चुंगी मुक्त व्यापार करो। अब वो चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी की ये तो सुविधाएं पहले से हमें मुगल राजकुमार शाह शुजा से मिला, अब कुछ और दो, और कुछ और नहीं दोगे तो हम तो अब शक्तिशाली बनेंगे, अपने आप को किले बनाएंगे बंगाल में और फिर लड़ेंगे। तो इस समय, इसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी किले बनाना शुरू कर दी, फोर्ट, ताकि मुगलों से आगे युद्ध कर सके। तो इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं बना सकते हो आप किले। तो इस समय अंग्रेजों ने जोर जबरन करने की कोशिश किया कि नहीं हम तो बनाएंगे, क्योंकि इस समय अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि हम तो अब मुगल बादशाह से भी युद्ध लड़ सकते हैं। उनको पता ही नहीं था कि मुगल बादशाह कितने। तो जब अंग्रेजों ने नहीं माना तो औरंगजेब ने सेना भेजा और ईयर 1686 औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से, इस समय मुख्य रूप से हुगली है ना, हुगली से खदेड़ दिया, इनको बंगाल से खदेड़ दिया, ऐसा पिटाई करा अंग्रेजों को औरंगजेब। सारे अंग्रेज भागे वहां से बंगाल से और एक फीवर आइलैंड में शरण लेने के लिए मजबूर। तो परास्त हुआ अंग्रेज 1686 औरंगजेब ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी घबरा गया कि अगर ऐसा तो हम व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था वो औरंगजेब से माफी मांगा। जॉब चॉर्नॉक इसने औरंगजेब से माफी, है ना, फोटो भी है इसके मुगल जो एल्बम से है उसमें माफी मांगते हो, माफी माफ कर दो, घुटने। औरंगजेब ने कहा कि भाई ठीक है 1.5 लाख रुपया, है ना, जमा करो, 1.5 लाख रुपए और आप फिर से व्यापार कर सकते। तो 1.5 लाख रुपए हर्जाना मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से लिया, दंड। और इस समय अंग्रेजों ने यह दंड दिया, 1.5 लाख रुपया हर्जाना दिया। जॉब चार्नॉक
तो वापस वो सारी व्यापारिक गतिविधियां अंग्रेज करने लगे बंगाल में। फिर ईयर 1697 में इस समय बंगाल का नवाब, सूबेदार, नवाब नहीं कह सकते, अभी तो बंगाल मुगलों के अधीन है, सूबेदार अजीमुस्सान, अजीमुस्सान जो औरंगजेब का पुत्र था, अजीमुस्सान, उसने अंग्रेजों को जमीन खरीदने में, पहली बार बंगाल में जमीन खरीदने में सुविधा मदद किया। तो कैसे? तो इसने वर्धमान के एक जागीरदार है ना, वर्धमान के जागीरदार थे सुभाष सिंह, सुभाष सिंह को कहा कि भाई इनको दे दो कुछ जमीन। तो सुभाष सिंह ने मात्र 1200 रुपए में, कितने? मात्र 1200 रुपए में क्या दिया इनको, अंग्रेजों को? तो मात्र 1200 रुपए में सुभाष सिंह ने, जो कि सुभाष सिंह कौन था? वर्धमान का जागीरदार था। उसने 1200 रुपए में 3 गांवों की जमींदारी बेच दी, कोलिकाता, गोविंदपुरी और सुतानाती। ये 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों ने केवल 1200 रुपए में इन तीनों को खरीदा और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर इसी जॉब चार्नक ने फोर्ट विलियम स्थापित किया। फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता शहर। और इस फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष है ना, पहला अध्यक्ष कौन बने? तो चार्ल्स आयर, इसी जॉब चार्नक का भतीजा था चार्ल्स आयर, ये पहला अध्यक्ष बना फोर्ट विलियम का। कब बना ये फोर्ट विलियम? ईयर 1700। इस पर बनाया, इन तीनों गांवों पर फोर्ट विलियम। तीनों गांव कहां से मिला था? सुभाष सिंह से। दिलाने में कौन मदद किया था? बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान। सिर्फ 1200 रुपए में अंग्रेजों को ये 3 गांव मिला था। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना और इसका पहला अध्यक्ष बना चार्ल्स आयर। ठीक, अब यही इसी समय से हम देखते हैं फोर्ट विलियम अंग्रेजों का प्रमुख है ना, एक तरह से मुख्यालय। इससे पहले तक देखें तो अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत और बॉम्बे और मद्रास भी एक तरह से देखें तो फोर्ट विलियम अब संपूर्ण भारत में जो भी व्यापारिक गतिविधियां हो रही है, इस समय तक व्यापारी कर रहा है अंग्रेज है ना, जो भी व्यापारिक गतिविधियां हो रही है उन सब फोर्ट विलियम से ही नियंत्रित किया। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी भारत में अब व्यापार में एक तरह से देखें तो बहुत अच्छे प्रतिस्पर्धी, अच्छी स्थिति में है ना। पहले पुर्तगालियों को हराया, फिर डचों को 1659 में बेदरा के युद्ध में परास्त किया। तो अब ये स्थिति, और कलकत्ता, फोर्ट विलियम बंगाल में बहुत अच्छी स्थिति में। इसी समय हम देखते हैं जब ये सब हो रहा है, इसी समय इंग्लैंड में क्या हो रहा है? तो इस समय इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार चाहता है कि पूर्व की ओर व्यापार जो है उस पर अधिक से अधिक ब्रिटिश कंपनियां भाग ले, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली हुई व्यापारिक एकाधिकार वो अब समाप्त कर दिया जाए और दूसरे ब्रिटिश कंपनियों को भी यह अधिकार दिया जाए ताकि वो पूर्व की ओर व्यापार करें और मुनाफा कमाए और ब्रिटेन को अधिक से अधिक लाभ हो। तो इसी उद्देश्य से इस समय मतलब ब्रिटिश संसद में इस तरह की बात होने लगी कि दूसरे ब्रिटिश कंपनियों को भी यह सुविधा दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अगर ये सुविधा दूसरी कंपनियों को भी, ब्रिटिश कंपनियों को भी अगर मिल गई तो फिर हम जो लाभदायक स्थिति में हैं भारत में और पूर्व में, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईयर 1693 में ब्रिटिश क्राउन को बहुत सारा पैसा घूस के रूप में दिया कि भाई आप ऐसा मत करना, आप सरकार में, ब्रिटिश संसद में इस तरह का कोई प्रस्ताव पास मत होने देना जिससे हमारा व्यापारिक एकाधिकार छिन जाए। ब्रिटिश क्राउन ने घूस भी ले लिया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की राजा की नहीं चली। अगले ही वर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पास किया गया कि अब संसद में प्रस्ताव पास हुआ, रखा गया और पास भी हो गया, क्या कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक जो एकाधिकार दिया गया था वह एकाधिकार है ना, एकाधिकार समाप्त,
ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त। कब? ईयर 1694। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, पूर्व की ओर, है ना, ये ध्यान रखना है, पूर्व की ओर, भारत में नहीं, पूर्व की ओर, है ना, व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया? पूर्व की ओर, तो ईयर 1694 में। अर्थात अब पूर्व की ओर दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी व्यापार के लिए आएंगे, पूर्व की ओर, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया, हम जानते हैं कि वो 1833 चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त किया। उससे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया था, केवल चाय और चीन के अलावा, और 1833 में तो संपूर्ण रूप से भारत से व्यापार का एकाधिकार छीन लिया। लेकिन पूर्व की ओर, है ना, ये ध्यान रखना है, पूर्व की ओर देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को यही अधिकार मिला था, पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। पहले ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ ने, जिसने 15 साल के लिए दिया था, फिर बाद में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया था, वो अब समाप्त कर, ठीक है, ईयर 1690। तो अब क्या होगा? अब ब्रिटेन में दूसरी कंपनियां भी बनेगी जो पूर्व की ओर व्यापार में भाग लेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देगा। तो बनी भी ऐसी कंपनी ईयर 1698 में, 1698 ईस्वी में एक नई कंपनी बनी, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट। कब बनी? यह 1698। ये कंपनी क्या करेगी? पूर्व की ओर व्यापार, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है वो अब ये भी करेगी। 1698 अब ये भी व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी कंपनी का प्रतिनिधि, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस, फिर थॉमस रो आया था मुगल बादशाह से सुविधा प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से इस कंपनी के भी प्रतिनिधि विलियम नॉरिस आया था मुगल बादशाह के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में। इस समय मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब के दरबार में आया था विलियम नॉरिस, इस कंपनी की तरफ से, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट, विलियम नॉरिस, व्यापारिक सुविधा दो हमें। तो इन्हें भी कुछ सुविधाएं मिली भी, भाई आप भी व्यापार करो। तो ये कंपनी भी अच्छा व्यापार करने लगा भारत और पूर्व की तरफ। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई। इस कंपनी की स्थापना और जो इस तरह से व्यापार करने लगा, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो मर्चेंट कंपनी थी, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो 1599 में बनी थी, वही कंपनी अभी सक्रिय था भारत में। तो उस कंपनी को डर लगा, घबरा गया कि एक और नई कंपनी आ गई तो फिर हमारा प्रतिस्पर्धा, हमारा प्रॉफिट और मार्जिन खत्म। तो उस कंपनी ने, पुरानी कंपनी ने, जो अभी कंपनी भारत में चल रही है, उसने क्या किया? इस कंपनी के अधिकांश शेयर, है ना, इसके अधिकांश शेयर खरीद लिया। अधिकांश शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी, वही पुरानी वाली कंपनी ने खरीद लिया, जिससे इस कंपनी को कुछ जो भी करेगा ये हमारे अंतर्गत ही करेगा। अगर हमने इस कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिया तो हम ही सारे डिसीजंस लेंगे। और बाद में यार, है ना, ये 1702 में ये बात हुई, है ना, अधिकांश शेयर, है ना, मतलब मोर देन 50% इस कंपनी के शेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया, डर लगा। और यार 1708 में उस कंपनी को, कौन सी कंपनी थी? इनकी जो पुरानी कंपनी थी जो 1599 में बनी थी, उस कंपनी का नाम मैंने बताया, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और ये कंपनी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट, इन दोनों कंपनी को विलय कर दिया, है ना, इन दोनों का मर्जर हो गया, विलय हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद नया कंपनी बना दिया।
कब? 1780। कंपनी का नाम रखा क्या? द लिमिटेड कंपनी ऑफ द लिमिटेड कंपनी ऑफ द लिमिटेड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो नई कंपनी ये बनी, ठीक है। नई कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिया और फिर बाद में उसको अपनी कंपनी में ही मर्ज कर लिया, इस कंपनी में ही मर्ज कर लिया, है ना। और इन दोनों कंपनियों को एक नया नाम दे दिया, मर्ज करने के बाद एक नया का नाम दे दिया। नाम क्या दिया? द लिमिटेड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। एक्चुअल में यही ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाँ, ठीक है। यही कंपनी भारत में व्यापार किया, फिर यही कंपनी भारत में सत्ता स्थापित किया और यही कंपनी 1858 तक भारत में राज भी किया। और इस कंपनी का अंत बहुत बाद में यार 1875 में यह कंपनी समाप्त हो गई थी। फिर बाद में 1900 के बाद किसी ब्रिटिशर्स ने फिर से इस कंपनी को जीवित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फिर से चलाया कुछ समय तक। फिर अभी रिसेंटली 10 साल पहले एक भारतीय था, संजीव मेहता, भारतीय व्यापारी इंग्लैंड का संजीव मेहता, देशभक्ति, भाई हम उस कंपनी को खरीद लेंगे जिसने भारत में कभी राज किया था। तो लगभग 1000 करोड़ रुपया में संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी 10 साल पहले 2010-12 की बात है, उस कंपनी को खरीद लिया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ये जो कंपनी है, ये कंपनी चलती कैसे है? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें देखो तो ये है ना, इंग्लैंड से ये रन होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इंग्लैंड में जो इस कंपनी के जो मेन डिसीजन मेकर हैं वो उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। यही सारे डिसीजंस लेते थे, कंपनी के सारे पॉलिसी वगैरह यही, और इसी के प्रतिनिधि यहाँ। इसमें 24 है ना मेंबर्स होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये मेंबर्स कौन होंगे? तो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बन सकते, और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारे डिसीजंस लेते थे, ठीक। तो इस कंपनी को भारत में जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ी सुविधा मिली थी, वो था ईयर 1717, जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर, हम जानते हैं औरंगजेब 1707 में मर गया, उसके बाद तो फिर मुगल बादशाह की हालत खराब होने लगी, एक के बाद एक मुगल बादशाह आए और गए। इस समय किंग मेकर था सैयद ब्रदर्स, उसी सैयद ब्रदर्स के मदद से ही ये फर्रुख सियर मुगल बादशाह बना था। मतलब मुगल बादशाहों की हालत ये हो गई थी, दरबारियों के सहयोग से दरबार में गुटबाजी, अलग अलग हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल, और इस समय हिंदुस्तानी दल सैयद बंधु की डोमिनेंसी थी। फर्रुख सियर इस समय कोई किसी बीमारी, लाइलाज बीमारी से बहुत ग्रसित हो गया था। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, इसने उस बीमारी को ठीक कर दिया। इससे मुगल बादशाह फर्रुख सियर काफी इंप्रेस हुआ अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो भाई तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या किस तरह की सुविधा चाहिए? तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि मुगल दरबार में आया था, जॉन सरमन या सुलीवन भी आता है, कहीं नाम है ना, सुलीवन, जॉन सरमन और जॉन सुलीवन। ये मुगल बादशाह और फर्रुख सियर के दरबार में आया, कहा कि भैया आप हमें सुविधा देने जा रहे हो तो हमें ये सुविधाएं चाहिए। तो क्या सुविधाएं चाहिए हमें? तो भाई देखो हमें क्या चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? तो पहला कि बंगाल में, है ना, जो पहले था बंगाल में 3000 रुपए, है ना, वार्षिक शुल्क पर चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार। दूसरा, बॉम्बे में हम अपना एक टकसाल बनाएंगे और वहां से मुद्रा जारी करेंगे, जो हमारे क्षेत्राधिकार में यह मुद्रा चलेगा, टकसाल भी। तीसरा था सूरत, जो इसमें बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, यहाँ 12,000 रुपया हम आपको वार्षिक शुल्क देंगे और बदले में चुंगी मुक्त व्यापार, यहाँ फ्री ट्रेड करेंगे, है ना, चुंगी मुक्त मतलब फ्री ट्रेड। ये 3 सुविधाएं हमें दे दो।
फर्रुखसियर ने कहा कि ले जाओ भाई तुम तो ये तीनों सुविधाएं। तो ये तीनों सुविधाएं फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था जॉन सलीवन, उसको दे दी। यह सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना क्रांतिकारी सिद्ध हुआ भारत में अपने आप को स्थापित करने में कि इन सुविधाओं को, है ना, इतिहासकार मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित करता है। ये सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ, मतलब एक लैंडमार्क फैसिलिटीज, इसे इस प्रकार की, क्योंकि इन्हीं सुविधाओं के बदौलत हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बहुत इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वह पहले फ्रांसीसी कंपनी को परास्त करता है मंगल कर्नाटिक युद्ध में, और फिर भारत में व्यापारिक एकाधिकार अर्थात अन्य कोई यूरोपीय देश, और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप। लेकिन इस समय देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। यह जिस तरह से व्यापार कर रहे थे, यह व्यापार, है ना, 1720 तक तो यह व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। हमें भी, भारत को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था। भले ईस्ट इंडिया कंपनी करे और दूसरी कोई भी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो, हमें फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इस समय जो यूरोपीय कंपनी व्यापार करते थे, उनका तरीका क्या था कि वो यूरोप से सोना खरीद कर लाता है, चाहे वो इंग्लैंड की कंपनी हो चाहे कोई भी, वो यूरोप से सोना खरीद कर लाता है, और उसी सोने के एवज में, जिसको बुलियन कहा गया, उसी सोने के एवज में वो यहाँ से सामान ले जाता है। हम इस समय बहुत बड़े निर्यातक थे, एक्सपोर्टर थे, रेडीमेड गुड्स और क्रॉप्स, जैसे अफीम, मील, है ना, इंडिगो जिसको कहते हैं, सोरा, वस्त्र, मसाले, काली मिर्च बहुत पसंद था यूरोपियन। तो हमें हमारे पास क्या आ रहा है? सोना, और बदले में क्या जा रहा है? जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस समय इंग्लैंड के, क्योंकि इस समय ज्यादातर जो व्यापार हो रहा था, भारत के साथ जो व्यापार कर रहा था इस समय तक, देखें तो वो इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस समय इंग्लैंड में कुछ अर्थशास्त्री हुए, और उसने ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश राजा को आगाह किया, चेतावनी दिया कि जिस तरह से ये कंपनी भारत और पूर्व के साथ व्यापार कर रहा है, इससे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि ये इंग्लैंड से सोना लेकर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट से वो इंग्लैंड में कुछ सोना खरीदता है पैसे का, और फिर उसी सोने से वो यहाँ से सामान खरीदता है। मतलब हमारे पास सोना, गोल्ड आ रहा है, ठीक है, और बदले में हम क्या दे रहे हैं? जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इस समय तक हम लाभदायक स्थिति में, इसलिए हमारे मुगल शासकों ने, हमारे राजाओं ने इनको सुविधाएं दी बहुत, क्योंकि हम फायदे में। इस समय हम देखें तो 1600 से लेकर इस समय तक देखें तो हम पूरे विश्व व्यापार में सबसे आगे थे, हम टॉप में थे, हमारी इकोनॉमी भी टॉप में थी। मतलब मुगल काल में, है ना, मुगल काल में हमारी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो हम विश्व में नंबर 1 थे। इस समय तक हम नंबर 1 में। लेकिन यही वो समय है जब मुगलों का भी पतन शुरू होता है, और यही वो समय था जब इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों ने वहां की सरकार को चेतावनी देता है, आगाह करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो व्यापार करने का तरीका वो गलत है। तो इस समय ब्रिटिश सांसद ईस्ट इंडिया कंपनी को सलाह देता है, वहां के अर्थशास्त्री सलाह देता है कि तुम कुछ ऐसा करो भारत में कि भारत से ही मुद्रा प्राप्त करो, चाहे वो राजस्व के रूप में हो, चाहे लूटपाट के रूप में, किसी भी तरह से आप रुपया प्राप्त करो, भारतीय मुद्रा प्राप्त करो, और उसी मुद्रा से भारतीय वस्तुओं को खरीदो और यूरोप में बेचो, डबल फायदा है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगने लगा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा? ऐसा प्रयास करेगा कि यहाँ किसी तरह से हमें कोई गांव या गांव का बड़े बड़े जमींदारी मिल जाए हमें, जहाँ से हमें लगान के रूप में राजस्व प्राप्त हो, और कुछ राजाओं को हम कुछ सुविधाएं दे दें, कुछ सैन्य सहायता मदद कर दें, राजाओं के आपसी विवाद में कूद पड़े और फिर किंग मेकर बन जाएं और सुविधाएं प्राप्त कर लें, और फिर राजा से पैसे लेंगे और उसी पैसे से हम माल खरीदेंगे और यूरोप में बेचेंगे। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करेगी, और वो हुआ। हम देखते हैं कि 1740 के बाद, है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे राजनीति में भी, है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ होता है। लेकिन शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय चुनौती मिलती है किससे? तो एक और यूरोपीय कंपनी, वो है फ्रांसीसियों से, ठीक है।
तो फ्रांसीसी भी इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप, अंग्रेज भी राजनीतिक हस्तक्षेप करना ताकि इनको यहाँ के राजाओं से सुविधा मिल जाए और फिर यहाँ से पैसे मिल जाए, उसी पैसे से सामान खरीद। तो इस सुविधा में ये इस समय अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा बैरियर था, जिसको हम देखते हैं, है ना। इनको सफाया करता है। इस दौरान तीन युद्ध होता है, जिसे हम अंग्ल कर्नाटिक और एंग्लो कर्नाटिक वॉर, अंग्ल कर्नाटिक युद्ध, तीन युद्ध होता है। और इस युद्ध में फाइनली फ्रांसीसियों को परास्त कर देता है और भारत में एक छत्र, अब व्यापारिक अधिकार भी, साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप। तो अब अगला हमारा टॉपिक होगा फ्रांसीसी कंपनी। इस समय तक तो अब देखा हमने ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आया और यहाँ क्या करने लगा, पहले व्यापार करने, बाद में राजनीति में भी हस्तक्षेप करेगा और कैसे पलासी बक्सर को भी जीता, पलासी बक्सर के माध्यम से बंगाल पर